Good evening, a very good evening to our master, Dr. Samuel Henneman, sir, Dr. Ashok Kumar Mohanty, sir, Dr. Milind Rao, sir, Dr. Narendra Gupta, sir, Dr. Mahesh Chandra, sir, our all respected mentors and IHF family members. तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज एक छोटा है केस, लेकिन लर्निंग अच्छी होने वाली है। हमारे रेस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर पूनम बत्रा मैम ने एक केस प्रेजेंट किया है, उसी को लेकर हम आज की ये वीसी करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं हमारी IHF फैमिली की ओर से मैम का वेलकम करता हूं। वेलकम मैम, अ वेरी गुड इवनिंग। थैंक यू सर, थैंक यू एंड गुड इवनिंग टू ऑल। जी मैम, तो जैसा मैं पहले बोल रहा था आपको कि हम लोग दिल्ली में एक सेमिनार की प्लानिंग कर रहे हैं, तो जो इंटरेस्टेड लोग हैं प्लीज हमें मैसेज कीजिए, तो हमें ग्रुप को कैसे ऑर्गेनाइज करना है थोड़ा उसका अच्छे से आइडिया हो जाएगा और हम अच्छे से कर पाएंगे। तो दिल्ली में हम लोगों की प्लानिंग है। तो मैम ओवर टू यू। थैंक यू सर। माय प्लेजर मैम। So, namaste and good evening to all the participants, and my gratitude to God, to Dr. Hanneman, to Dr. Sehgal, and all the mentors from this group and from other platforms where I learn every day something or the other. Maybe new rubrics, how to apply them, and new remedies. So, gratitude to all. तो आज मैंने जो केस डाला है वो मेरी एक पुरानी पेशेंट है, और साल में 2-3 बार जब भी उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो शी ऑलवेज कम्स टू मी। तो और बहुत ही एक्यूट केस है, शॉर्ट सा केस है, बट 2-3 रीजंस की वजह से मैंने इसको शेयर करना चाहा। वो मैं रीजंस बाद में बताऊंगी। आप इसको मेरे ऑडियो रिकॉर्डिंग प्ले करेंगे सर? आप जी मैम कर दीजिए। हेलो। हाँ जी सर, आप बताओ आप मेरे को। जी वो zigzag वाला जो आपको जी, कब हुआ था वो पेन आपको? इसे 1 मंथ हो गया जी, 1 मंथ हो गया। हाँ उसको 1 मंथ। बताओ आप मेरे को। जी नहीं, ये तो फॉलो अप है जी। अब मेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग है ना, केस की ऑडियो रिकॉर्डिंग। ओके जी जी। This is a case of a 52 years old female patient who came to me with the complaints of headache. तो उसने आके बोला कि मुझे सिर में लहर लहर सी उठती है और सिर में ऐसे लगता है जैसे जिगजैग हो रहा हूँ। तो मैंने पूछा कोई स्ट्रेस? तो बोली कि बेटी जा रही है लगता है अकेलापन हो जाएगा। इनकी बेटी की शादी लास्ट ईयर हुई थी, तो अभी इनके पास ही थी, अब अपने हस्बैंड के पास दुबई जा रही है। तो उन्होंने बोला लगता है अकेलापन हो जाएगा, और बोली कि सिस्टर की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसका भी टेंशन हो रहा था, लेकिन अब नहीं है। तो मैंने बोला अच्छा, और क्या फील हो रहा है? बोली मैं दूसरों का टेंशन जल्दी ले लेती हूँ, अपना नहीं लेती। मैंने कहा कैसे? तो बोली ऐसा मैं अपने लिए कुछ मुझे नहीं लगता, दूसरों के लिए ख़राब लगता है, दूसरों के लिए सोचती हूँ। तो मैंने पूछा आपको ये हेडेक हो रहा है लेके मन में क्या आ रहा है? तो बोली ऐसे लग रहा है मैं ठीक हो जाऊँगी, वॉक करूँगी, आपको दिखाऊँगी, और ये मेरी पुरानी पेशेंट है, तो हमेशा ये ट्रीटमेंट के लिए कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे पास आती है। तो इसने बोला आपको दिखाऊँगी, पहले भी मैं ठीक हो जाती हूँ
और ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि मैं ठीक नहीं होंगी, मुझे ऐसे लग रहा है मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। तो फिर मैंने बोला अच्छा ये जो आपको अकेलापन लग रहा है तो या लग जाएगा, इससे क्या लगता है आपको? तो बोली कि ऐसा होता है कि जब कोई जाता है तो लगता है कि अकेलापन थोड़े दिन रहता है, फिर उसके बाद खाली खाली सा लगता है। हालांकि इनकी एक अनमैरिड डॉक्टर भी है जो इनके साथ ही रहती है। फिर मैंने बोला वो अकेलापन आपको परेशान करता है, क्या करते हो आप? तो बोली नहीं थोड़ा टाइम लगता है, टाइम पास कर लेती हूँ, पढ़ती हूँ, फ़ोन देखती हूँ, और लेकिन ज़्यादा परेशान नहीं होती, मैनेज कर लेती हूँ। मैंने पूछा और अपना ये हेडेक हो रहा है तो आपने बीपी वगैरह अपना चेक कराया? तो बोली हाँ ऐसा बीपी हुआ था, तो लगता है इसलिए हो रहा हो, पर मैंने ज़्यादा नहीं चेक कराती हूँ, बार बार चेक नहीं करती। तो मैंने पूछा क्यों, आपको नहीं लगता सुबह शाम चेक होना चाहिए, बढ़ा हुआ है तो? बोली हाँ मेरा 140/90 और 150/85, बट मैं चेक इसलिए नहीं करती कि फिर लगता है इतना बढ़ गया अब क्या करूँ। पर उनकी टोन में कुछ ऐसी एंग्जाइटी नहीं थी। तो फिर बोली मैंने कहा अच्छा आपका रूटीन फिर हेडेक की वजह से रूटीन आपका कैसा है? तो बोली कि नहीं रूटीन मेरा ठीक है, मैं एक्टिव हूँ, अपने सारे काम कर रही हूँ और नॉर्मल काम लगी रहती हूँ, तो हेडेक और बीपी को लेके मुझे कोई स्ट्रेस नहीं हो रहा। तो मैंने बोला जब आपको हेडेक होता है तब क्या करते हो आप? तो बोली बस तब मुझे लगता है कोई बोले नहीं, हल्के बोले अगर बोलना है तो, मुझे शोर से उलझन होती है, और जब मैं नॉर्मल हो जाती हूँ तो मुझे कुछ नहीं होता। और फिर उन्होंने ऐसे ही बताया कि रात को जब सोती हूँ तो गले में कुछ ख़राब सा लगता है, तो ऐसे हॉक करना पड़ता है। और फिर भी बोली कि मुझे पक्का लग रहा है कि मैं आपकी दवाई से ठीक हो जाऊँगी, क्योंकि मुझे आराम आता है हमेशा। तो मैंने पूछा कि आपको हो रहा है थोड़े दिन से दर्द, तो आपने इसके लिए कोई मेडिसिन वगैरह ली है? तो बोली कि नहीं एलोपैथी नहीं लेना चाहती, अच्छा नहीं लगता मुझे, सूट नहीं करती, उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और so this is the case, please analyze and let us learn together. तो केस सबने सुन लिया और मैंने देखे भी इनपुट्स, बट रेमेडी नहीं आई है। कोई कोई अगर अपने एनालिसिस एनालिसिस तो इस केस में ऐसा है कि बस आप रूब्रिक्स बनाइए तो आप रेमेडी तक पहुंच जाएंगे। तो अगर कोई ट्राई करना चाहते हैं या किसी ने किया है तो शेयर करिए, नहीं तो फिर मैं अपना करूँगी। कोई अगर बोलना चाहते हैं तो बोलिए। जी मैम, जी प्लीज एनालिसिस शेयर कीजिए आपका। इस केस में भी ज्यादा सोचना नहीं है, बस जो बोल रही है ना बस उसी को ही पकड़ के सिंपल सिंपल बातों से रूब्रिक बनाने हैं, बस सिंपल। जो प्रेजेंट है, जो प्रिडोमिनेंट है और जो परसिस्टेंट है, बस। ना तो मैंने इस केस में उसकी कोई नेचर पूछी है, ना कुछ कुछ भी नहीं पूछा, बस जो वो बोलती चली गई मैं उसी को पकड़ के आगे क्वेश्चंस पूछती गई, बस। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ मैम, मैंने ऐसे सोचा कि ये जो लेडी आपके पास आई है ना, वो हमेशा आपके पास आती है और क्योर भी हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगा कि आप भी अभी भी आई है, तो एक उसका मुझे एक ऑब्जेक्टिव रिजनेबल लगा कि हाँ इस टाइम में हो ही जाऊंगी अच्छी। और सेकंड ऐसा लगा कि नहीं, ऑलरेडी पॉजिटिव लगी कि हो जाएगा मेरा, मतलब उसको है इतना कॉन्फिडेंस। और ऐसा है कि ये ना मुझे सिंपैथेटिक लगी, एंजाइटी अदर फॉर्म में लगी ये लेडी। एंड मैं एक्चुअली मैंने अभी सुनी। और ये एक सेंसिटिव टू नॉइज, सिंपैथेटिक और एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज, ये मुझे कुछ रब्रिक लगे मैम। रेमेडी तो कंफर्म नहीं है, लेकिन जैसे कि वैनिला, कार्सिनोसिन, ऐसी रेमेडीज आ रही थी मैम। जैसे लैकेसिस भी लास्ट में एक लगा था। रेमेडी तो फिक्स नहीं है, लेकिन ये रूब्रिक मुझे थोड़े बहुत लग रहे मैम। एक्चुअली मैम मैंने अभी केस सुना आपसे, तो ये मुझे अच्छा, लगा। अच्छा, वेरी गुड। आपने आपके कुछ रूब्रिक्स बिल्कुल ठीक है।
ओके वेरी मैम, नाइस। थैंक यू। आपका कौन? डॉक्टर अश्विनी? यस मैम, डॉक्टर अश्विनी। वेरी नाइस डॉक्टर अश्विनी, थैंक थैंक यू। यू मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड मैम इवनिंग। इसमें डिल्यूजन चार्म्ड कैन नॉट ब्रेक द स्पेल हम ले सकते हैं, क्योंकि उनको यही है कि आपके पास ही आएंगे, बार बार आते हैं तो आप ही उनको ठीक करेंगे। और एक इसमें मैंने होपफुल लिया है, और एंजाइटी फॉर अदर्स, और एक मैंने इसमें लाइट डिजायर इसलिए ली है क्योंकि अगर बीपी उनका शूट भी कर रहा है तो उसको बार बार मॉनिटर नहीं करते कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, इतना हो जाता है तो मैं कर भी क्या लूंगी, तो वो लाइट रहना चाहते हैं, इसलिए बार बार उसको मॉनिटर भी नहीं कर रहे हैं। तो मैंने भी केस अभी सुना है, तो उस बेसिस पे तो 3 ही रूब्रिक्स अभी लगाई है। मेडिसिन तो जो आ रही है वो मेरी अभी एक्ोनाइट या कैलकेरिया तक की आई है, बाकी तो आप बताएंगे तो देखिए। जी मैम। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर गुरप्रीत। आपके 2-3 रूब्रिक्स तो ठीक है, वो सब लोग ठीक पकड़ रहे हैं। और मैम हाँ जी डॉक्टर हाँ भरत। हाँ जी मैम, एक्चुअली इस केस में एक तो चीज ये लगी है शुरू से ना मैम, एक तो होपफुल है कि इनको लग रहा है कि मैं ठीक हो जाऊंगी। एक ऑब्जेक्टिव रीजनेबल इन्होंने बोला है शुरू से कि आपसे ठीक हुई है, तो उनको आप ही के पास आ रही है, तो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल पक्का है। एक मैम इन्होंने ये चीज बोली कि मैम फ्रिवोलस लगी मेरे को, फ्रिवोलस लेडी लगी, क्योंकि वो जब होता है बीपी को चेक नहीं कर रही, मॉनिटर नहीं कर रही है, कभी कभी चेक करती, कभी कभी तो फ्रिवोलस भी है। और मैम इसके साथ इनका एक वो फेयर ऑफ बीइंग पॉइजन भी कहीं ना कहीं लगा, हालांकि वो इतना मार्क्ड नहीं है। उनको बोलते हैं कि थोड़ा बहुत फेयर रहता है कि मेरे ये चीजें होंगी, हो सकती है मेरे को इश्यू हो सकते हैं, तो वो नहीं ले रहे हैं। और मैम एक एंग्जाइटी अदर्स फॉर, ये चीजें 5 मुझे लग रहे हैं जो पक्के हैं। तो मैम उसमें फेल्कोपी भी आ रही है, एक अपनी सीपी आ रही है मैम, ये 2 का थोड़ा ज्यादा लग रहा है मैम। वेरी गुड, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। थैंक यू। आप और भी, मैं देखती हूँ आप बड़े घर केस में कुछ कुछ बहुत अच्छा पकड़ते हो। वेरी नाइस। जी गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। यहाँ पे पेशेंट काफ़ी होपफुल है अपने डिजीज को लेके, उसको पता है, विश्वास है कि यहाँ ठीक हो जाएगा, पहले ठीक हो चुकी है, तो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी है। और सेंसिटिव नॉइज है, क्लोजिंग आई एमिलेटिव भी है, मतलब वो बीपी नहीं जांच करवा रही है, जांच करवाने से उसको दिक्कत होता है, तो उधर से वहाँ मुंह ले रही है। तो चार्ट में तो मेरा एंजाइटी अलोन में ये है, फियर अलोन उनका भी डर है उसको कि हम अकेले हो जाएंगे। तो फर्स्ट में मेरा ऊपर तो फॉल्कोपी आ रहा है और सेकंड में कैली कर्व आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। और जी ऐड कीजिए प्लीज। करें आप? हो गए 5-6 हो गए एनालिसिस, ठीक है, कर दें? यस मैम। हाँ हाँ ठीक है। तो वेरी नाइस डॉक्टर भरत। एंड अभी कौन से डॉक्टर ने बोला था लास्ट? आर डॉक्टर के मेहता। मेहता सर। डॉक्टर मेहता, आर हाँ के हाँ। मेहता सर। चलो वेरी नाइस, आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा, ये फाल्कोपी ही है। और आपके रूब्रिक्स भी बिल्कुल ठीक थे। बस वो जो आपने लाइट डिजायर लिया, फ्रीवलस लिया, मैंने उस समय तो फ्रीवलस नहीं लिया था, लेकिन अभी आप इसका फॉलो अप सुनेंगे ना, क्योंकि अगर उस समय मुझे फ्रीवलस की फील नहीं आई थी, क्योंकि अगर फ्रीवलस होती तो शायद थोड़ा आने में हिचकती या कुछ, लेकिन उसने जो फॉलो अप में बोला ना, अभी प्रवीण सर आपको सुनाएंगे, तो वहां पर बिल्कुल वो फ्रीवलस उसका कंडीशन नजर आ रही है 2 महीने बाद। तो वेरी नाइस। इस केस में अगर हम देखें तो फाल्कोपी की ओवरऑल कोई कोर नहीं नजर आ रहा, कोई ऐसे पिक्चर नहीं नजर आ रही, लेकिन जो पेशेंट बताती जा रही है और सिंपल सिंपल हम उसकी फीलिंग्स को और उसके एक्सप्रेशन से हम रूब्रिक्स बनाते जा रहे हैं। तो फाल्कोपी और आर्सेनिक साथ चल रही थी, लेकिन आर्सेनिक में ऑब्जेक्टिव रीजनेबल नहीं है, और बाकी सारे रूब्रिक्स को कवर कर रही थी, तो मैंने उसको फाल्कोपी ही दी थी 3 डोज, और उसके बाद नेक्स्ट वीक इसको बुलाया था। तो अभी आप इसका फॉलोअप बता दीजिए, फिर मैं
इस केस के बारे में कुछ और भी बताऊंगी। फॉलो अप चला दीजिए इसका। जी मैम। ये आज ही मैंने इससे बात की है और अभी तो मालूम था इसके बारे में। हाँ वो zigzag वाला जो आपको कब हुआ था वो पेन आपको? कितने 1 मंथ हो गया ना? जी 1 मंथ हो गया। हाँ उसको 1 मंथ से ज्यादा ही हो गया शायद। 1 मंथ। हाँ जी जी 1 मंथ से ज्यादा हो गया। ख्याल कब की बात है वो? मेरे ये जून कह रही हूँ नहीं ये आपका जनवरी में हुआ था। जनवरी में। हाँ हाँ 2 मंथ्स होने वाले हैं ना। हाँ तो वो जो आपको हाँ वो क्या कैसा है वो जो zigzag वाला zigzag सा हो रहा था, ऐसा लगता है जैसे कोई चीज चल रही है मेरे सर में, कभी इधर कभी इधर कभी इधर ऐसे हो रहा था। तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और जैसे उसको जब ऐसे कर हाथ से करो तो वो ठीक हो जाता है। तो अब वो कैसा था फिर उसकी दवाई लेने के बाद? दवा लेने के बाद उससे काफी रिलैक्स हुआ। जैसे मैंने जिस दिन मेडिसिन ली उसके दूसरे दिन से ही मुझे उसमें फायदा होने लगा। और फिर मैंने आपकी 2 वीक्स खाई थी तो उससे पूरी तरीके से मेरा ठीक हो गया। लेकिन अब कभी जैसे 5-6 दिन में, 1 हफ्ते में कभी ऐसा होता है किसी एक पॉइंट पे कहीं पर होता है हो जाता है, लेकिन वैसे नहीं है। तो अच्छा वो zigzag वाला नहीं है? जी जी तो एक पॉइंट पर होता है? कभी कभी होता है, ज्यादा नहीं होता है वो। तो फिर उसको आपने छोड़ दिया? हाँ मैंने अभी सोचा कि अभी ठीक हो जाएगा जब इतना ठीक हो गया अपने आप ही। चलो ठीक है ठीक है। ओके। तो हाँ तो यहाँ पर आपने देखा इसने क्या बोला, जब कभी कभी हो जाता है एक पॉइंट पे, तो जब हो गया तो ये भी हो जाएगा। यहाँ पर इसका बिल्कुल फ्रिवलस है, वो एकदम क्लियर है। तो उस टाइम पे तो मैंने नहीं इसको फ्रिवलस मैंने नहीं लिया था, पर हाँ इस टाइम मैंने इसको फ्रिवलस लिया। और मैंने वहां पर उस दिन उसका जब उसने बोला ना कि मैं बार बार नहीं चेक करती हूँ कि फिर अब क्या करूं, तो फिर मैंने ना उसमें एक ये वाला रूब्रिक लिया था, एस्केप अटेम्प्ट। तो बाकी तो आपने ठीक ही बताया है। और एक शायद रूब्रिक नहीं बताया किसी ने, जो ये इसने बोला था कि मैंने इसको बोला था कि जब आपको अकेलापन लगता है तो आप क्या करते हो, तो उसने बोला कि मैं फोन चला लेती हूँ और कुछ पढ़ लेती हूँ। तो फिर वो ऑक्यूपेशन एम्यूलरेट्स है, वो शायद किसी ने बोला नहीं है, तो इसको भी हम ऐड कर लेंगे। मैम तो वो एक्चुअली लिया था बट बोलना भूल गया। हाँ मैम लिया था बट बोलना भूल गया था। लिया था बट बोलना भूल गया। हाँ उस समय तो नहीं बोला था ना? नहीं बोला था बट चार्ट देख के बताया उसमें लिखा हुआ था मैंने, बट वो बोलना भूल गया। अच्छा हाँ तो वो मेरे को ठीक सुना ना मैंने। हाँ तो फिर उसमें ना ऑक्यूपेशन एम्यूलरेट भी हम लगाएंगे। तो बिल्कुल फाल्को भी एकदम आ रही थी और सारे रूब्रिक्स को कवर कर रही थी। तो फिर मैंने कुछ ज्यादा नहीं सोचा कि ये फाल्को बी की पर्सनालिटी है कि नहीं है, ये उड़ने वाली पर्सनालिटी या फ्रीडम वाली पर्सनालिटी या कुछ इसको और तरह के जो और भी जो सिम्टम्स होते हैं फाल्को बी के, मैंने कुछ नहीं सुने। तो इस केस को प्रेजेंट करने के मेरे 2 ही पर्पस थे। एक तो ये कि जैसे प्रेजेंट, परसिस्टेंट और प्रेडोमिनेंट, जो प्रेजेंट में हमें दिख रहा है अगर हम उसकी नेचर को नहीं भी जान रहे ना तो भी हम रेमेडी तक पहुंच जाएंगे। और दूसरा ये है कि हम एक किसी भी रेमेडी की कोई पिक्चर मत बनाएं, क्योंकि मैंने ऐसे कई बार देखा है कि हम एक दिमाग में एक पिक्चर फिक्स करते हैं और फिर उसको पूरे केस को उस पिक्चर में फिट करने की कोशिश करते हैं और रेमेडी आ भी रही होती है, फिर भी हम कॉन्फिडेंट नहीं होते कि अरे ये तो दिख ही नहीं रही है, तो फाल्को भी नहीं दिख रही, ये कैसे हो जाएगी। तो फिर हम आगे और जो मैचिंग पर्सनालिटीज हो रही होती है उसके बारे में सोचते हैं। तो क्योंकि रिजल्ट हमारे बिल्कुल सामने है, वो बिल्कुल ठीक हो गई, तो इट मीन्स की आवर सिलेक्शन वाज करेक्ट। और दूसरा ये मैंने एक चीज नोट की कि इसकी नेचर जो है, क्योंकि हमेशा इसने बोला मैं आपसे ठीक हो जाती हूँ, तो मैंने इसका पिछला रिकॉर्ड देखा और फिर मैंने
पिछले रिकॉर्ड में इसका टेम्परामेंट वगैरह शायद कभी पूछा होगा, तो इसके 3-4 इसके टेम्परामेंट में वो बिल्कुल कोर है। तो मैं अगर आपको कोर बताऊंगी तो फिर आपको मैं बताती हूँ उसमें कितनी मेडिसिन आती हैं। तो इसका एंग्जाइटी फॉर अदर्स तो पक्का है, इसने बोला भी कि मैं अपने लिए नहीं, अपनी फिक्र नहीं करती हूँ, मेरे को दूसरों का टेंशन होता है। तो इसके नेचर में है, इसका टेम्परामेंट है, इसके कॉन्स्टिट्यूशन में है कि एंग्जाइटी फॉर अदर्स, अपना नहीं लेती है। तो हम इसको फ्रिवलस, आज तो है ये फ्रिवलस, लेकिन इसके जो मैंने पुराने 2 केस देखे थे, 2 बार के देखे और बस पुराना रिकॉर्ड भी देखा ज्यादा। एक इसका जुलाई का 25 का था और एक इसका जनवरी 25 का था। तो ये वहां पर फ्रिवलस नहीं थी, ये इसको एक बार स्वेलिंग हो रही थी नी जॉइंट्स में, एक बार इसको नींद नहीं आ रही थी, तो ये बहुत ज्यादा वरिड थी। और इसकी नेचर में फिक्स क्या है, इसकी नेचर में फास्टिडियसनेस बहुत है। ये लेडी अपने हर काम को इतना प्रॉपर करती है। लास्ट ईयर इसकी बेटी की शादी थी, तो उससे पहले ये जब आई थी जनवरी में मेरे पास, तो इसको स्लीपलेसनेस हो रही थी। तो ये इसकी प्लानिंग चल रही थी कि मुझे हर चीज शादी में जो भी मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, इवन जो गेस्ट के कपड़े ले रही हूँ, ज्वेलरी ले रही हूँ, पैकिंग कर रही हूँ गिफ्ट की, हर चीज जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए और हर चीज को एकदम ठीक करना, घर में भी बहुत साफ सफाई। तो ये फास्टिडियस नेचर की तो है लेडी, और ये इंडस्ट्रियस भी बहुत है, मेहनती भी बहुत है, इसको लेटना भी पसंद नहीं है, इसको काम करते रहना पसंद है। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि ये इसको कोई भी जब ये बुरी खबर सुनती है तो इसको बहुत इफेक्ट होता है। इसने मुझे बताया हुआ है कि मैं परेशान हो जाती हूँ किसी का बुरा सुन के। तो ये हॉरिबल थिंग्स एंड सैड स्टोरीज अफेक्ट हर प्रोफाउंडली, फास्टिडियस, इंडस्ट्रियस और एंग्जाइटी फॉर अदर्स। ये 4 इसके नेचर में, इसके टेम्परामेंट के कोर हैं। तो आज मैंने इन चारों को जब क्लब करके इसको रेपर्टराइज किया तो 10 मेडिसिन में ये सब रूब्रिक्स जो है सारे कवर हो जाते हैं, चारों के चारों। और ये फिक्स है इसके। और बाकी मैं देख रही थी इसके प्रेजेंटेशन में ऊपर नीचे होता रहता है, कभी ये अपने लिए हेल्थ को लेके एंग्जाइटी में चली जाती है, कभी कुछ और आ जाता है, मैं शेयर करूंगी। तो ये चार रूब्रिक्स इसके फिक्स हैं। मुझे लगता है हर बार ये 4 तो हैं ही, और जो 10 रेमेडीज आ रही हैं वो 10 रेमेडीज में ही घूमती है ये। तो उन 10 रेमेडीज में जो था, जैसे यहाँ इस केस में भी आर्सेनिक मेरे 2nd नंबर पर आ रहा था, आर्सेनिक, सल्फर और अमोनियम म्यूर था शायद, और ये फाल्कोपी मेरे 10 नंबर पर थी, पर वो 10 रेमेडीज थी। तो मैंने पुराने में देखा कि मैंने इसको सल्फर भी दी हुई है, लास्ट टाइम मैंने इसको सल्फर दी थी, उससे पहले मैंने इसको आर्सेनिक दी हुई है किसी प्रॉब्लम के लिए। तो ये हम ये भी सोच सकते हैं कि पेशेंट जो होगा ना, वो अपने कोर के हिसाब से उसके जो प्रेजेंट सिम्टम्स होंगे वो तो चेंज होते रहेंगे, लेकिन उसका जो कोर है, अगर हम उसका कोर में 3-4 चीजें पकड़े और उसके जो, अगर वो हमारा पुराना पेशेंट है तो, क्योंकि हमें उसकी नेचर के बारे में भी पता होता है, तो उन्हीं में से कोई ना कोई रेमेडी हमारे पास निकल कर आ जाएगी। तो ये फाल्कोपी भी इसके सब में थी। तो जब ये एक मेरे पास आई थी, इसमें लास्ट ईयर, इसका पुराना रिकॉर्ड है, लास्ट ईयर मेरे पास आई थी ये जुलाई में, तब इसको लेग्स में तब इसको ये हो रहा था कि इसको नींद नहीं आ रही थी, और ये मेरे को बोल रही थी कि मैं नहीं सो पाती हूँ, मेरे हस्बैंड जो है वो कितनी अच्छी नींद लेते हैं, मुझे लगता है अरे वो तो कितने मजे से सो रहे हैं और मैं तो पूरी रात जाग रही हूँ, मेरे को बड़ी परेशानी होती है। तो मैंने एनवियस लिया था तब, और फास्टिडियस मुझे मालूम भी था ये है, और ये 2 प्रॉपर भी थी, और ये डॉक्टर भरत ने बोला सिंपैथेटिक, यस शी इज सिंपैथेटिक आल्सो। तो उस टाइम मेरी जो रेमेडी आई थी इसकी, वो सल्फर आई थी, और ये फिजिकल भी एक कंफर्म हो गया था कि इसको पैरों में बहुत जलन हो रही थी, और इसको पैरों को बाहर शीट से बाहर निकाल के इसको सोने में आराम मिलता था। तो उस टाइम मेरी सल्फर भी क्लियर थी। और एक बार जब ये आई थी अपनी कुछ और प्रॉब्लम के लिए, तब इसने मुझे बोला था कि मेरे को बेड में लेटा नहीं जाता, मैं क्या करूं, मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे को आर्थराइटिस का डर लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं बेड पर आ जाऊंगी और फिर मेरे को लगता है कि मैं फालतू लेटी हुई हूँ, मैं क्यों लेटी हुई हूँ फालतू, मैं कुछ ना कुछ करती रहूं। और अपनी ये स्वेलिंग जो हो रही थी, इसको आर्थराइटिस लग रहा था, और ये लग रहा था कहीं बढ़ ना जाए मेरी प्रॉब्लम। तो तब भी इसके 1-2 रूब्रिक्स और ऐड किए थे, जैसे रेस्ट कैन नॉट,
until the things are not at proper place, और एक fear disabled of being, तो और डिजायर एक्टिविटी और बेड एवर्जन टू, और बाकी फर्स्ट एरियास और 2-4 वो जो 4 वाले रूब्रिक्स है वो तो है ही इसके पक्के। तो तब इसकी आर्सेनिक आई थी। तो इस केस, ऑल्दो दिस इज अ वेरी सिंपल केस, वेरी शॉर्ट केस, एंड रिजल्ट वाज आल्सो वेरी क्विक। नेक्स्ट डे शी बिकेम ऑल राइट, बट द पर्पस इज जस्ट टू हैव another feeling about the selection of the remedy of a particular patient. If a patient is your chronic patient and he keeps coming to you, तो आप उसके बारे में बहुत जानते हो, उसका कोर जानते हो। वो कोर जो होता है वो एक्यूट केस में ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होता, बट वो कभी कभी ये लेडी हो सकता है कभी कोई मॉर्बिडिटी आए तो जो इतनी परफेक्शनिस्ट है तो कहीं बहुत एक्सट्रीम केस में जाके केयरलेस होगी, या एंजाइटी बंद करेगी करना दूसरों की, या इतनी एक्टिविटी बंद करेगी, या कभी एलोपैथिक खाएगी। अभी इसको ये जो डॉक्टर भरत ने लिया था, मैंने भी लिया इसको, फियर ऑफ बीइंग पॉइजन, क्योंकि ये बहुत बोलती है नहीं खाती है एलोपैथिक दवाई, ये होम्योपैथी ही खाना चाहती है। तो दैट वाज वेरी शॉर्ट एंड एक्यूट केस विद वेरी ब्यूटीफुल रिजल्ट्स। अगर किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, और अपनी तरफ से किसी को ऐड करना है। फाल्को पी को हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि फाल्को पी के बारे में सब लोग आप बहुत अच्छा जानते हो, मुझसे भी ज्यादा जानते हो। ये केस को शेयर करने का यही मतलब था कि हम एक रेमेडी की पिक्चर में नहीं बंधे। हमें whenever we are taking a case, so we should be unprejudiced and see whatever the patient is saying and what remedy comes, which is covering all the rubrics. तो किसी को कुछ ऐड करना है तो कर दीजिए, क्या केस के बारे में पूछना है तो बताइए। बहुत ब्यूटीफुल केस है मैम। यहाँ पे क्यूरी थी, ये जो आपने प्रियलिस बोला उससे ज्यादा केयर फ्री लग रही थी, मतलब उसने आके बीपी चेक किया और केयर था इस पे आई और बाद में फ्री हो गई, केयर फ्री ऐसे लग रहा था मैम। बहुत बढ़िया लर्निंग हो गई, थैंक यू मैम। डॉक्टर सुनीता, आई अप्रिशिएट योर कमेंट्स जो आप देते हो ना, और आपके बिल्कुल हमेशा बहुत बार आपके ठीक होती हैं रेमेडीज, बट मुझे ना because the patient was in front of me, so I could really know, or I could perceive, or I could guess whether she was carefree. वो carefree नहीं थी, वो मुझे लग रहा था वो नहीं, जैसे लाइट डिजायर भी बोला था, तो नहीं करना चाह रही है, अपने को परेशान नहीं करना चाहती है। मैंने तो एस्केप अटेम्प्ट लिया था कि मुझे नहीं चेक करना, तो चेक करने से बच रही है वो। तो मुझे केयरफ्री की फीलिंग नहीं आई है, मुझे नहीं लगा, केयरफ्री तो नहीं थी शायद। ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू मैम। लेक्सिस का जो बहुत लोगों ने ना चार्म्ड वाला बोला है रूब्रिक, तो चार्म्ड वाली फीलिंग जो है वो ना तो मुझे उसकी ऐसे बातों में लगता है, और शी इज एन एजुकेटेड लेडी, तो ये एक्सपीरियंस होता ही है अपने डॉक्टर से लोगों का कि आप ठीक हो रहे होते हो। तो चार्म्ड में मुझे लगता है वो तो मुझे बोलती, अरे मैं तो ठीक नहीं भी होंगी, मैं तो आपके पास आती रहूंगी, मुझे आपने ही ठीक करना है, मैं तो आपसे ही ठीक होंगी। कुछ मुझे लगता है चार्म में कुछ एक्सप्रेशन जो है और उसका वे ऑफ टेलिंग हर सिम्टम्स कुछ ऐसा होगा जो मुझे भी फील होगा कि मुझसे चार्म्ड है। वो मुझे लगता है मुझे डॉक्टर को भी फील होना चाहिए कि मुझसे चार्म्ड है। तो वो चार्म नहीं है, उसके वो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है। तो जिन लोगों ने उसको चार्म लिया वो मैंने नहीं लिया, वो चार्म नहीं लगा मुझे। हेलो, हाँ हेलो, गुड इवनिंग मैम। मैम इसमें मैंने जो एनालिसिस लिया था उसमें हम क्लैरिटी ऑफ माइंड लिया था, तो मैम इस केस में एक बार बता सकते हैं क्लैरिटी ऑफ माइंड कैसे मतलब होता, अगर होता तो? क्लैरिटी ऑफ माइंड कैसे होता, आपने कैसे पकड़ा क्लैरिटी ऑफ माइंड, ये बताइए। मैम जैसे वो कह रही थी ना कि मुझे पता है कि मैं ठीक हो जाऊंगी, मतलब आप मुझे ठीक कर दोगे, मतलब पूरा प्लान था उसका, मैं वॉक करूंगी, मैं ये करूंगी और आप ठीक कर दोगे, तो इस वे में मैंने क्लैरिटी ऑफ माइंड लिया था मैम। अच्छा, तो क्लैरिटी ऑफ माइंड सोच सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लिया। क्लैरिटी ऑफ माइंड में फाल्कोपी है क्या? मैंने नहीं लिया था। डेफिनेटली शी वाज क्लियर इन हर माइंड, बट मेरे दिमाग में तो नहीं आया उस टाइम। क्लैरिटी ऑफ माइंड में है? एक सेकंड मैम, है ना उसमें क्लैरिटी ऑफ माइंड में है।
है। अच्छा, वेरी गुड। ये रादर थिंकिंग एनालिटिकल हो सकता है ना? नहीं, मेरे मेरी तो आपके मेरी पास रिपोर्टरी में नहीं है। कौन सी रिपोर्टरी में है? मैम मेरी रेपर्टरी में भी नहीं है, उसमें मेरी दिखा में नहीं तो रहा। नहीं है सिंथेसिस। मेरी लैपटॉप में जो रिपोर्टरी है उसमें फाल्गोपी नहीं है। सिंथेसिस में हाँ नहीं है जी मैम। सिंथेसिस में मेरे में भी नहीं आ रहा मैम, अच्छा। दिखा नहीं रहा। मुझे तो क्लैरिटी ऑफ माइंड के बारे में मैंने सोचा भी नहीं, क्योंकि वो जो और ऐसी कोई खास बात नहीं थी। मुझे तो ऐसा फील नहीं हुआ कि उसमें कोई क्लैरिटी वाली कोई उस ऐसी बात बोल रही है। वो बस वो जो हाँ कम्युनिकेट करके अपनी बात को अच्छी तरह बोल रही थी, बस जो वो बोल रही थी बस मैंने उसी के रूब्रिक बनाए। तो मैम जैसे क्लैरिटी ऑफ माइंड में कैसे अगर होती तो पेशेंट तो कैसे बोलती, कुछ बता दें आप तो। क्लैरिटी ऑफ माइंड को कैसे बोलती? तो उसको उसके दिमाग में क्लियर होता कि मेरे को जिगजैग वाली पेन हो रही है, तो मैं जो है वो मैंने ऐसे किया होगा, मैं क्या करूं कि इससे ठीक हो जाए। मतलब उसके दिमाग में ना शायद इस प्रॉब्लम को लेके ये क्लियर होता कि इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसके लिए मुझे क्या प्रिकॉशन लेने हैं, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। मतलब अपनी प्रॉब्लम को लेके वो थोड़ा और क्लियर होती ना। ऐसे मुझे अब उसके दिमाग में अपनी प्रॉब्लम को लेके कोई क्लैरिटी होनी चाहिए थी ना। वो तो बस यही कहती थी हाँ मैं ठीक हो जाऊंगी। तो क्लैरिटी ऑफ माइंड की जगह ना डॉक्टर दीपा वो होपफुल मुझे ज्यादा लगे। ये बहुत कुछ प्रोग्रामिंग के आसपास नहीं करता है। मनोज सर क्या बोल रहे हैं आप? मैंने उन्होंने जो बताया ना कि जैसे ये करेंगे वो करेंगे, तो इसमें हम लोग एक और रूब्रिक जो बहुत पास पास चलता है, प्रोग्रामिंग भी चलता है ना। वो सारा प्रोग्राम करके कैसे करेंगे तो इस तरह से सारे रिजल्ट आएंगे। तो वो जो वर्जन है बहुत सा प्रोग्रामिंग के आसपास भी चलता है। आई डोंट नो वेदर रेमेडी देयर और नॉट, लेकिन बहुत सारी चीजें आती हैं एक केस में। सभी के रूब्रिक बनाएंगे तो मुश्किल होगी। कई बार हो सकता है कि आज नहीं हो कल डल भी जाए। प्रोग्रामिंग में एक बार देख लीजिए उसमें फैल्को है कि नहीं। लेकिन यूजुअली इस तरह की चीजों को प्रोग्रामिंग ज्यादा लेते हैं। क्लैरिटी ऑफ माइंड में सारी चीजें उसे अच्छी तरह से समझ में आ जाती हैं। कोई भी चीज में कोई डाउट्स वाली बात नहीं रहती। सारी चीजों को इस तरह से बताएगा कि लोगों को भी लगेगा कि हाँ इसको तो सब कुछ क्लियरली मालूम है क्या क्या होने वाला है, सब करता है। सारी चीजों के एक रीजनिंग होती है, कुछ इस तरह की फील आनी। प्रोग्रामिंग में नहीं है सर। प्रोग्रामिंग है नहीं, ये पेशेंट भी नहीं है प्रोग्रामिंग पर, लेकिन इस पेशेंट ने कोई प्रोग्राम नहीं बनाया। हाँ लेकिन इसमें नहीं है प्रोग्राम। हमको लगता है वो जो बोल रहा होगा किसी और से बोल रहा होगा कि यहाँ तो सुन के आया है ठीक हो जाएगा, या और भी कोई बात होगी। तो बहुत सारी केसेस में बहुत सारे वर्ड्स रहते हैं, लेकिन उसमें से पिक करना पड़ता है इंपॉर्टेंट क्या है। वो जो पिक किया है वो बहुत इम्पोर्टेंट। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। मैंने तो इस केस में ना अपनी तरफ से कुछ नहीं सोचा है, क्योंकि मुझे लगता है हम खाली ना अपने इमेजिनेशन भी लगा सकते हैं कि पेशेंट ये सोच रहा होगा तो हम ये वाला रूब्रिक बना लें। इसमें जो पेशेंट वो मैं यही करती हूँ, जो पेशेंट बोल रहे हैं ना हम या तो अगर हमने जो सोचा या तो हम उसको पेशेंट से क्लैरिफाई करें कि वो वाकई में है कि नहीं। क्योंकि अक्सर मैंने ये भी देखा है कि अगर पेशेंट ने कुछ बोला और मैंने उसका कुछ और मीनिंग निकाला और मैंने उसको पेशेंट को क्लैरिफाई करने के लिए जब दोबारा क्वेश्चन पूछा तो उसने कहा नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर वो बड़ा रिस्की हो जाता है। तो इसने सीधा बोला, हाँ जी, तो इसने सीधा बोला कि मैं बस मेरे को मालूम है मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं पहले भी होती थी। तो ये सीधे आ गया, होपफुल आ गया और ऑब्जेक्टिव रीजनेबल आ गया। तो इसमें क्लैरिटी और प्रोग्रामिंग की मुझे जरूरत नहीं लगी लेने की। हाँ वो बताया ना अभी कि ये रीजनिंग है ना उसकी, वो रीजनिंग कर रहा है कि जैसे आया है तो ये सब करेंगे साथ में तो ठीक हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें आती हैं एक ही वर्ड के पीछे। तो उसमें एग्जैक्टली क्या है जब तक हमें मालूम ना हो तब तक वो हमें गड्ढे में डाल सकता है। और वही हमें सीखना है कि कैसे गड्ढे में गिरने से बचे। तो फैल्को का बहुत अच्छा केस है। यस सर। और ये इसकी बात ही कितनी फ्रिवलस, लास्ट में बिल्कुल फ्रिवलस इसका नजर आ रहा है कि हाँ ठीक हो जाएगा इसको। मैंने तो उस टाइम नहीं लिया था फ्रिवलस, बट डॉक्टर भरत ने उस वर्जन पे हम रूब्रिक को बना सकते थे कि हाँ मैं ब्लड प्रेशर नहीं चेक कर रही हूँ, पर उस वर्जन में
फ्रिवलस इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पीछे कहीं ना कहीं वो लापरवाही की वजह से नहीं, ऐसा नहीं है कि लापरवाही की वजह से वो अपना बीपी चेक नहीं कर रही, वो बच रही है चेक करने से। तो यहाँ जो उसने फॉलोअप में बोला, यहाँ पर ज्यादा मुझे फ्रिवलस उसका नजर आया, और हाँ फाल्कोपी फ्रिवलस भी है। और एक उसने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली थी, उसमें मुझे आप लोग बताओ कि क्या रूब्रिक हो सकता है। जब उसका केस मैंने लिया था जनवरी में इसी ईयर की बात है, तो वो अपनी मेडिसिन पोर्टर से मंगवाती है, कोई पोर्टर आता है लेने और वो मुझे अपना केस बता देती है, उसका पोर्टर ले जाता है दवाई। तो उसने मुझे बोला कि मुझे कितने पैसे भेजने हैं, तो मैंने उसको एक अमाउंट बताया जो एक 1 वीक की मेडिसिन से एक रजिस्ट्रेशन का एक फीस होती है। जब फर्स्ट टाइम केस लेती हूँ मैं तो उसके थोड़ा उसकी एक फीस अलग होती है, और फिर वो फर्स्ट टाइम देना होता है, फिर उसके बाद वीकली मेडिसिन के पैसे अलग होते हैं। तो इसको जब मैंने अमाउंट बताया तो इसने बोला कि इसने तो वो रेगुलर मेडिसिन वाला एक्सपेक्ट किया होगा, तो मैंने इसको बोला कि वो मुझे आपका केस न्यू प्रॉब्लम है तो मुझे रीटेक करना पड़ा केस आपका, और तो इसलिए तो इसने मुझे क्या बोला कि इसकी टोन में कोई कंप्लेनिंग नहीं थी, बट इसने बोला कि अरे आप तो गैरों की तरह बात कर रही हैं, हमारी तो सारी फैमिली आपसे ट्रीटमेंट लेती है, ये क्या चीज है। ये बाद में केस ले चुकी थी मैंने मेडिसिन सोच मतलब तब मैंने रेपर्टाइज कर लिया था, बट ये क्या है। मैम बार्गेनिंग इसको मैंने लिया नहीं, लेकिन इसको हम समझे तो क्या है, इसने मुझे ये नहीं कहा कि वैसे तो ब्रदर सेंसेशन हो सकता है अगर वैसे, बट हालांकि केस में अप्लाई नहीं होगा, बट वैसे ब्रदरहुड सेंसेशन हो सकता है कि शी थिंक्स यू एज अ बेसिकली अपने फैमिली मेंबर की तरह सकता है। केस से रिलेटेड नहीं बट जनरली हो सकता है मैम। मुझे मैंने आज इसको सोचा, मैंने जब इसका मैं अपनी डायरी में इसका पढ़ रही थी, लास्ट में मैंने ये 3 लाइनें लिखी हुई हैं कि आप तो गैरों की तरह बात कर रही हैं, सारी फैमिली का ट्रीटमेंट आपसे ही चलता है। तो मुझे कोई ऐसा नहीं लग रहा था ये कुछ ये मुझे लगा कि कोई और बताए तो फिर मैं बताती हूँ अपना, मतलब इससे इनडायरेक्ट वे में तो शायद यही चाह रही होगी कि मैं उतने ही पैसे लूं इससे जितने वीकली लेते हैं, और मैं इससे क्यों एक्स्ट्रा ले रही हूँ, मतलब तो यही है। लेकिन रूब्रिक फिर इसमें बार्गेनिंग किसी ने सोचा और पेशेंट की तरह बात करी ना, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है, प्यार से बोल रही है ना, तो हाँ प्यार से ही बोल रही है। अफेक्शनेट हो सकता है मैम, नहीं अफेक्शनेटली टेलिंग द प्लेन भी हो सकता है। फिर मैंने जो बाद में सोचा तो मुझे आज लगा हाँ ये भी है इसमें, और पता नहीं मेरे क्लोजनेस प्यार वाली आ रही है, क्लोज होना चाहती है, कुछ क्लोजनेस वाली बात आ सकती है, वो क्लोज चाहती है, बोल सकती है कि उसने प्लेनली बोल दिया आपको, ट्रुथ टेलिंग द प्लेन भी हो सकता है अपने मन की। हाँ ये बोलने लायक बात नहीं है, तो यदि उस हिसाब से देखा जाए तो फिर नेकेड वन टू भी ज्यादा क्लोज आता है कि अपने मन की बात खोल दिया। फिर कौन ऐसे डॉक्टर को बोलता है, बल्कि यहाँ पर कम कराओ तो ले सकते हैं मैडम, नेव ले सकते हैं, नेव ले सकते हैं, हाँ नाइव ले सकते हैं मैम, मुझे भी नाइव लगा मैम, नाइव हो सकता है, नाइव ले सकते हैं। और मुझे पता है क्या आज लगा, मुझे आज लगा ये ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी हो सकता है, मुझे अपना रीजन ही तो दे रही है कि हम अब तो सारी फैमिली का ट्रीटमेंट आपसे कराते हैं, तो इसने मुझे रीजन दिया ना, तो मुझे लगा ये ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी हो सकती है, पर नाइव भी हो सकती है। बट ये वैसे नाइव नहीं है, लेडी है, वैसे स्मार्ट है, बट इसका ठीक है, इसका स्टेटमेंट नाइव हो सकता है, स्टेटमेंट यस ऑब्जेक्टिव रीजनेबल ही सही है, क्योंकि वो ये कह रही है ना, हाँ मेरे को आज जब सब मैंने ले रहे हैं तो मुझे कम करो ना आप, हाँ इसीलिए तो मुझे लगा ये फिर से ऑब्जेक्टिव रीजनेबल वाली बात कर रही है कि भाई देखो मैं हमारी सारी फैमिली आपके पास आती है। इसने एक्सप्लिसिटली कुछ नहीं बोला कम करो या ज्यादा है या कुछ ऐसे नहीं बोला, इसने बस 3 सेंटेंस बोले बस,
कारण पहले ही आप बता वो- देती क्यों करो। हाँ रीजन पहले ही बता रही है ना क्यों करते हो आप। हाँ फाल तो को ये मैंने अगर आज मैम अगर एक्सप्रेशन कुछ नहीं दिया तो नाइव ही हुआ ये, नाइव ही हुआ ये, नाइवली बोल रही है ना। हाँ, नाइव अगर ही। एक्सप्रेशन कुछ नहीं लगा, फीलिंग कुछ नहीं हुई तो नाइव हो सकता है। अब हल्का सा क्या, हाँ नाइव प्लेनली बोल दिया ना उसने, आपको प्लेनली बोल दिया कि गैरों की तरह आप मुझे ट्रीट कर रहे हो। हाँ, आप तो गैरों की तरह बात कर रही हैं, ऐसे बोला। आप तो गैरों की तरह बात कर रही हैं, हमारी तो सारी फैमिली आपसे ट्रीटमेंट लेती है, ऐसे करके बोला। मैम ये चलिए, पर मैंने एनालिटिकल उसको थिंकिंग भी हो सकता है ना। है हेलो, हाँ जी, एनालिटिकल थिंकिंग फाल्को भी है ना, एनालिटिकल थिंकर होता है ना। हेलो हेलो पता नहीं मुझे ये इतना मुझे, हाँ एनालिटिकल भी आप कह सकते हो, एनालाइज किया हाँ, उसने। हाँ क्योंकि उसका हर एक थॉट एनालिटिकल रहता है ना, एनालिटिकल हाँ थिंकर होता है। हाँ, उसके हो हिसाब सकता से है। एक 2-3 पॉइंट इसमें ऐड हो सकते हैं। मतलब उसने बोला ना कि आपके पास पहले ट्रीटमेंट लिया था और उसके हिसाब से मैं ठीक हो गई, इसलिए वापस आप कर सकते हो। थैंक यू मैम। हेलो हाँ मैम, टॉकिंग बिजनेस हो सकता है क्या? पता नहीं मुझे, टॉकिंग बिजनेस, बस उसने ये 3 लाइन बोली ना, अब इसमें हम क्या बिजनेस, उसने कुछ नहीं बोला। और मतलब कुछ लोग नाइट भी है और फिर लोग बस अपनी बात उसने जैसे एक्सप्रेस कर दी, मुझे बता दिया कि उसके मन में जो आया। फिर उसने फिर मैंने उसको बोला अच्छा ठीक है आप देख लो, कोई बात नहीं, बट शी सेंट मी द अमाउंट विच आई आस्क्ड फॉर। उसने उतना ही भेजा जितना मैंने उसको बोला, उसने कम नहीं भेजा, अपने आप उतना भेजा। तो सर मेरी तरफ से हो गया, किसी को और कुछ ऐड करना हो, कुछ बोलना हो तो सर आप देखिए। जी मैम, कोई मेंबर कुछ ऐड करना चाहते हैं? ऐड नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ प्रविंदा आपसे, जी सर। एनालिटिकल थिंकिंग का कैसे लेते हैं? क्योंकि रुब्रिक्स जो है ना, बहुत सारे रुब्रिक एनालिटिकल नाइव आ रहे हैं और भी आ रहे हैं, तो हमें रुब्रिक को अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है। जी सर। थोड़ा सा एनालिटिकल थिंकिंग को थोड़ा सा बताइए ना। सर सोचना पड़ेगा एक्चुअली। सर देखिए, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ जो मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं अपनी बात रख देता हूँ कि पेशेंट के बाद मुझे एनालिटिकल थिंकिंग नहीं लगी, लेकिन इसके बाद यदि आप सोचती कि अच्छा ये तो बोल रही है, अब यदि कम नहीं करूं तो शायद पेशेंट चला जाएगा तो मुझे ज्यादा नुकसान हो जाएगा, चलो कम करने में फायदा है, तो दिस इज थिंकिंग एनालिटिकल हो जाएगी। और आपने ऐसा सोचा कि नहीं सोचा पता नहीं, क्योंकि आपने बोला अच्छा जो दे दो, तो इसके पीछे कुछ थिंकिंग यदि इस तरह की रहती है तो आपकी थिंकिंग जरूर एनालिटिकल थिंकिंग हो सकती है। मेरी सर थिंकिंग थी कि आई शुड ऑनर हर, जो बोल रही है कोई बात नहीं है, पेशेंट तो है तब ये मेरे रेस्पेक्ट साथ और इसकी फैमिली है, तो आई थॉट कि चलो जाने दो। मैंने कहा चलो ठीक है लेट गो। फिर उसने अमाउंट बोला तो उतना ही दिया। हाँ, तो यही बात एनालिसिस होती है, और उस थिंकिंग के पीछे एक एनालिसिस होती है, एक सोच होती है। ठीक है, जैसे हम लोग केस देखते हैं उसको एनालिसिस करते हैं, केस को समझ थोड़ा सा, तो वो जैसे एनालिसिस क्या होता है कि ये जो पेशेंट का केस है, ये पेशेंट कैसा है, किस तरह का है, क्या हो सकता है, ये जो हम लोग सोचते हैं और उसके पीछे एक लॉजिक लगाते हैं। तो एनालिटिकल थिंकिंग में लॉजिकल थिंकिंग, इसको यदि हम लोग कहें तो इजी हम लोग समझ सकते हैं। तो लॉजिकल थिंकिंग जहां रहेगी वही एनालिटिकल थिंकिंग हमें लगाना चाहिए, आई थिंक सो। बाकी प्रवींदा या और भी महादिक सर हैं, बाकी लोग हैं, थोड़ा सा क्लियर करेंगे। सर मैं बताती हूँ जो मैं एनालिटिकल, इसके लिए जो मैं सोचती हूँ ना, जैसे एनालिसिस क्या चीज होती है। आप देखो, हम जब स्कूल कॉलेज में थे तो हम सॉल्ट एनालिसिस करते थे। मतलब हमको एक सॉल्ट दिया जाता था और हमें उसको सेग्रीगेट करना होता था, इसमें पोटेशियम है या सोडियम है या क्या है ना। तो एनालाइज करने का मतलब होता है कि एक चीज को हम, या एक टॉपिक को हम टुकड़ों में बांट रहे हैं और फिर हम उसको इन पार्ट्स हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये एनालाइज करना होता है, मतलब एक बड़ी कोई चीज है और उसको हमने पार्ट्स में उसको स्टडी किया, वो एनालिसिस होता है।
जैसे हम केस का भी एनालिसिस करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक एस्पेक्ट समझते हैं पेशेंट का, फिर दूसरा एस्पेक्ट समझते हैं, फिर उसको उसके पीछे समझते हैं, फिर उसका वो बिहेवियर क्यों है, फिर हम उसको समझते हैं, उसके पीछे क्या कारण है या उसका एक्सप्रेशन क्या है, फिर उसको समझते हैं। तो एनालिसिस का मतलब होता है उसको विस्तार से किसी चीज को समझना। तो यहाँ पर एनालिटिकल थिंकिंग इस पेशेंट की ऐसी नहीं है, क्योंकि इसने क्या बोला, एनालिटिकल थिंकिंग में तो वो पहले से उसके दिमाग में कुछ होगा ना, वो तो प्रॉम्प्ट था, पहले से उसने थोड़ी कुछ सोचा हुआ था कि मैं उसको क्या बोलूंगी और उसने क्या जवाब देना है, वो तो प्रॉम्प्ट आंसर था उसका। तो इसलिए इस केस में चाहे फाल्कोपी होगी एनालिटिकल थिंकिंग में, लेकिन इस केस में वो एनालिटिकल थिंकिंग नहीं है। नहीं है मैम, एवर्जन में है फाल्कोपी, सिंगल थिंकिंग एनालिटिकल एवर्जन टू, सिंगल फाल्कोपी है। एवर्जन टू, अच्छा यस मैम, सिंगल है। पर देखिए हर रेमेडी में ना 2 ऑपोजिट शेड्स हैं। अभी मैंने जब एक थूजा का केस करा था तो उसमें थूजा की वाइवेसिटी हमने कभी नहीं देखी थी, बट वो थूजा वो वाला मेरा केस वाइवेशियस थी वो गर्ल बहुत ज्यादा, तो इसलिए कोई पकड़ ही नहीं पाया था, कि हम सोचते ही नहीं कि थूजा वाइवेशियस होगी। तो इस केस में भी अगर हम एक फील्ड वाइज देखेंगे तो हम नहीं सोच सकते ये फाल्कोपी है, कोई कहीं से कुछ नहीं आ रहा समझ में, जब तक भी हम रूब्रिक्स नहीं बनाएंगे तब तक वो रेमेडी नहीं आएगी। तो इसलिए अपने दिमाग को साइड में रख के बिल्कुल अनप्रेजुडिस्ड होके जो पेशेंट बोल रहा है उसको सुने और फिर बनाए, और फिर हम देखेंगे कि फिर वो ये रेमेडी इसको प्रेजेंट कर रही है, क्योंकि वो जो 4 उसकी जो कोर है, हॉरिबल थिंग, सैड स्टोरी, उसका फास्टिडियसनेस, उसकी इंडस्ट्रियसनेस, वो है उसके अंदर, वो भी फाल्कोपी में आ गई। तो वो जो उसका प्रेजेंट कंप्लेंट्स हैं, वो उसकी जो पूरी पर्सनालिटी को प्रेजेंट प्रेडोमिनेंट सिम्टम्स ने उसको कन्वे करा, उसको प्रेजेंट कर रहा है। जैसे हम क्लासिकल वे में भी देखते थे ना कि एक्यूट केस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ क्रॉनिक केस, ऐसे हम समझते थे। तो एक्यूट की रेमेडी कभी कभी जो होती थी वो क्रॉनिक केस को भी ठीक कर देती थी। तो ये कोर है, इसके जो 4 रूब्रिक्स हैं, जो इसके 4 टेम्परामेंटल इसके जो रूब्रिक्स हैं, वो तो हमेशा फिक्स ही रहेंगे। तो 10 रेमेडीज में घूम सकती है आसपास, तो ये 10 रेमेडीज में घूमी है। आर्सेनिक भी मैं इसको दे चुकी हूँ, वो ठीक हो चुकी है, आर्सेनिक से भी, सल्फर से भी ठीक हो चुकी है, और अब ये फाल्कोपी से ठीक हुई है। और ये फ्रिवलस भी बाद में मुझे बता दिया कि फ्रिवलस भी है, और अभी तक मैं इसको फ्रिवलस नहीं समझती थी, अब ये फ्रिवलस भी हो गई, अब तो फ्रिवलस भी ऐड हो गया हमारा फाल्कोपी में इसके केस में। यस मैम। और जो मेंबर बोल रहे थे कि ये अवर्शन में है एनालिटिकल थिंकिंग, एक्चुअली दोनों रूब्रिक में है, एनालिटिक थिंकिंग में भी है और अवर्शन में भी है एनालिटिक थिंकिंग। बहुत सारी रेमेडीज दोनों में होती हैं, बहुत सारी रेमेडीज। हाँ, अभी जो पॉजिट्रॉन का केस किया था उसमें इंडिफरेंस टू पर्सनल अपीयरेंस भी था और फास्टिडियस अबाउट पर्सनल अपीयरेंस भी था। तो बहुत दोनों ऑपोजिट शेड्स हैं हर रेमेडी में ज्यादातर। शंकरन सर ने तो मैम यहाँ तक लिखा है कि जैसे किल डिजायर में रेमेडी है, लेकिन किल्ड डिजायर टू बी या फियर किल्ड टू बी में नहीं है, लेकिन वो किल्ड डिजायर रूब्रिक लेते हैं क्योंकि वो दोनों तरह अप्लाई होता है सर। वो एक्चुअली सर वो पॉजिटिव, हाँ सर, वो एक्चुअली वो प्लांट सेंसेशन होता है ना, सेंसेशन फैमिली, तो सर वो उसके हिसाब से अगर जिसको कोई किल कर रहा है तो उसको ये फीलिंग हमेशा होगी वो किल हो सकता है, तभी उसको लगेगा मैं किल हो सकता हूँ, मैं किल कर सकता हूँ। तो प्लांट सेंसेशन के हिसाब से सर ने समझा रखा है, शंकरन सर ने, क्योंकि उनकी प्लांट फैमिली को उन्होंने स्टार्टिंग वैसी करी थी समझाने के लिए। जी जी। और एनालिटिकल थिंकिंग का जो मीनिंग दिया है, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, मैम अकेले हैं बहुत टाइम से जी। द एबिलिटी टू deconstruct complex information into smaller manageable parts to identify patterns, evaluate evidence and derive logical data driven solutions। तो होता क्या है कि फाल्कोपे का स्पीड बहुत है, जब वो शिकार
करता है तो बहुत 130 पर आवर ऐसा कुछ उसका स्पीड रहता है। तो उसने वहां से ऊपर बहुत ऊंचाई पे उड़ रहा होता है, तो उसने एक टारगेट को फिक्स करना होता है। नीचे ढेर सारे टारगेट होते हैं, तो वो एक को फिक्स करता है और इतनी तेज स्पीड पे आके अटैक करता है। तो वहां पे उसको ये चाहिए होती है थिंकिंग इस तरह से कि वो किसको टारगेट करेगा और कैसे करेगा। तो इसको हम ह्यूमन लैंग्वेज में भी देख सकते हैं कि क्योंकि हाईली एफिशिएंट रहते हैं फाल्को, तो जहां पे वो जो उन्होंने अचीव करना रहता है, जो उनका टारगेट रहता है, तो उसको वो उस तरह से अचीव कर लेते हैं। फाल्को की थिंकिंग बहुत सा चेस गेम की तरह रहती है। कैसे कैसे चालें चलेंगी तो कैसे आदमी फंसेगा, तो उसका शिकार भी होता है। एकदम पूरा सब प्लान्ड होता है, तो क्या क्या करेंगे, कहाँ कितना भागेगा, कहाँ से पकड़ना है, कहाँ से उठाना है। इसीलिए जो बता रहे थे ना, प्रोग्रामिंग जैसी जो फील आ रही थी आपके केस में भी क्लियर हो रही है कि वो जो बता रही है कि ये करेंगे वो करेंगे, तो यही सब है, सोचता है। जी सर। इसके अलावा फाल्को में 2 और रूब्रिक हैं, ऐड कर सकते हैं मैम? सही है ना? जी जी मैम, क्योंकि आपने छोटा ही वीसी बोला था, तो ऑलरेडी 1 घंटा हमको हो गया है। नहीं कोई बात नहीं, मैंने बोला था मेरा छोटा केस है, वीसी तो आप ऐड, केस छोटा है। जी, फाल्को में रूब्रिक है कॉन्फिडेंस सेल्फ इन अल्टरनेटिंग विद टिमिडिटी, और टिमिडिटी शाई अल्टरनेटिंग विद कॉन्फिडेंस अश्योरेंस। जी, कोई मेंबर ऐड करना चाहेगा? 1 सेकंड में लाइट ऑन कर लूं। इसमें ना एक रूब्रिक है इसका फाल्को पी का ना, नाइव के साथ नाइव ओपन हार्टेड ऑनेस्ट एंड नाइव ऐसे करके है ना, ओपन हार्टेड ऑनेस्ट चाइल्ड लाइक मैम, चाइल्ड लाइक, हाँ उसमें सिंगल है फाल्को पी। चाइल्ड लाइक मतलब बच्चे की तरह सीधा है, जो इसके मन में है वो बोल दिया, इसीलिए ट्रैप हो जाता है मैम। इतना हाईली एफिशिएंट होने के बावजूद, इतना खतरनाक, मतलब इतनी स्पीड पे वो शिकार करता है, इतना खतरनाक होने के बाद भी नेव होने के चलते ही ये ट्रैप हो जाता है और अब्यूज होता है। और बहुत कई केसेस तो ऐसे होते हैं कि फिजिकली बहुत मारा पीटा जाता है फाल्को पी के केसेस को, हस्बैंड के द्वारा या फैमिली मेंबर्स के द्वारा। हाँ लेकिन इसके, हाँ पर मेरे केस में ना शी इज एजुकेटेड और मतलब बहुत समझदार लेडी है। यस मैम, रहता है ना मैम, मतलब फास्ट स्पीड पे उड़ता है वो, डिसाइड करता है सब चीजें, और मतलब उसके प्रे को पता भी नहीं चलता है कि उसके साथ हुआ क्या है। और ना ये कंटेंट भी है, फाल्को पी ना कंटेंट भी है अपने में। आपने देखा ना, ये बोली कि मैं मैनेज कर लेती हूँ, अकेलापन होता है लेकिन मैं ज्यादा परेशान नहीं होती, मैं कर लेती हूँ मैनेज अपना। तो इसकी बेटी का पीसीओडी का केस है जो मैं शेयर करूंगी, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। उसके जरा पीरियड्स और थोड़े रेगुलर हो जाएं, अभी 3-4 मंथ्स आए हैं, अभी थोड़े और आ जाए, दैट इज आल्सो अ ब्यूटीफुल केस, आई विल शेयर। मैम फाल्को को एक्चुअली उसके खुद के लेवल पे इशू नहीं आता है, वो बहुत एफिशिएंट रहता है अपने काम में, बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट होता है। उसका इशू ही उसके आईपीआर की तरफ से होता है, या तो उसका हस्बैंड है वो अब्यूजिव है, डोमिनेटिंग है, या उसका आईपीआर है वैसा है। तो ये जो मैंने रूब्रिक बोले थे, कॉन्फिडेंस सेल्फ इन अल्टरनेटिव टिमिडिटी, मतलब जैसे अभी हम किसी होम्योपैथ को ही लेते हैं, फीमेल होम्योपैथ को, वो एकदम कमाल कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिस में, एक से एक अच्छे केसेस निकाल रहे हैं। उनको इनवाइट किया जा रहा है अलग अलग एसोसिएशन की तरफ से कि आप आइए यहाँ पे, तो वहां पे एकदम उनका अलग पिक्चर है। लेकिन घर में हस्बैंड जो है वो बहुत ही डोमिनेटिंग है, बहुत ही अब्यूज करता है, वहां पे वो एकदम ही माइल्ड है और एकदम ही वीक है। तो इस तरह से हमको हमारे पेशेंट्स में मिल सकता है कि वो अपने काम में बहुत ब्रिलियंट है, बहुत
शाइन कर रहे हैं। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट ऐसा है कि IPR जहां उनका फैमिली है वहां पे वो इस तरह की सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं, तो वहां पर भी आप फाल्को सोच सकते हैं अगर उस लेवल का अब्यूज है। जी मैम। तो और बताइए, और कोई क्वेरी है मेंबर्स का, या फिर हम वाइंड अप करें? बढ़िया केस था मैम। इसी तरह मनोज सर के भी कुछ जो जिनको हम रेयर मेडिसिन बोलते हैं, उनके पास भी ऐसे ही कुछ मेडिसिन हैं जिनमें वो अक्यूट को बहुत अच्छे से पकड़ लेते हैं। वहां पर भी वो फील जो उस रेमेडी के बारे में हम सोचते हैं वो दिख नहीं रहा होता है, लेकिन अक्यूट का केस था और सर ने प्रेस्क्राइब किया रहता है और रिजल्ट मिला रहता है। तो जो आप बोल रहे हो, तो अक्यूट में एक्चुअली जो प्रेजेंट, परसिस्टेंट एंड प्रीडोमिनेंट आपने बताया, हमको वही देखना होता है, ज्यादा हिस्ट्री में जाना भी नहीं होता है और उससे हेल्प भी नहीं होता है। तो अगर एक्यूट में हम PPP को अच्छे से पकड़ लेते हैं तो किसी भी मेडिसिन को हम दे सकते हैं, उसका फील या उसका पर्सनैलिटी हमको पता हो या ना पता हो, अगर हमने PPP ठीक से पकड़ा है। तो वंडरफुल केस मैम। एक्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से फाल्को का अच्छा लर्निंग हुआ। ठीक है सर। मैम बढ़िया केस था, थैंक यू वेरी मच। यस मैम, थैंक यू। बिल्कुल बहुत अच्छा केस था मैम, बहुत मजा आया सीखने में। तो अगर किसी का कोई ग्रेटिट्यूड क्वेरी मैम, नहीं। बहुत बढ़िया हाँ, लर्निंग। जी मैम। थैंक यू। इसमें सब कुछ सामने था, प्लेट में था सब कुछ, बस हमें उठाना था। इट वॉज सो सिंपल ना। और जब मैं इसको पकड़ रही थी तो मुझे बिल्कुल ख्याल इसका ऐसे बिल्कुल अंदाज नहीं था कि फाल्को भी निकल के आने वाली है। हेलो मैडम आप जैसे बोले ना, ये नेव ओपन साइड लाइक रहता, तो मैंने जो केस प्रेजेंट किया था, तो मेरा तो पेशेंट एकदम हाइटेड, एकदम टॉल और एकदम हैंडसम था और काफी ऑलमोस्ट 30 एज का होगा, लेकिन वो बोल इस तरह से रहा था ना कि मतलब एकदम ही नेव था, ओपन था, सब जैसे है उसका, सब उसके बिजनेस के सब मेरे सामने उसने ओपन अप करके रख दिए थे जो फंडे रहते हैं, और बहुत अच्छे से उसने प्रेजेंट किया था उसको, खुद को सब क्लीनली ट्रूथ बता रहा था वो। थैंक यू मैम। डॉक्टर माधुरी, आपका तो टिपिकल फिर फाल्कोपी वाला केस हो गया ना, टिपिकल एकदम थ्रू एंड थ्रू फाल्को था मैडम वो तो, और कंजेनाइटल नहीं, वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी थी एक्चुअली, मेल है वो। तो फिर बाद में मैंने प्रेजेंट भी किया था कि वो बेबी जो है उसका बेबी हुआ, एक्चुअली एलोपैथी लोगों ने उसको गिव अप कर दिया था कि आपको नॉर्मल बेबी हो ही नहीं सकता, पहले होके उनका काफी अबॉर्ट हो गया। अभी वो बेबी ऑलमोस्ट 9 महीने का हो गया होगा, अभी भी आया वो था वो मेरे पास। तो वो फाल्कोपी से उसका मतलब क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी सॉल्व हो गया। बढ़िया केस है मैम वो भी। वही हमें बहुत, अगर हमारी रेमेडी ठीक होती है और रेमेडी हमारे पास होती भी है, तो रेयर रेमेडी और एक्यूट केस में वो जो, क्योंकि रिजल्ट भी इमीडिएट मिल जाता है ना, एक्यूट केस में ये होता है कि फाल्कोपी का रिजल्ट अगले दिन ही मिल गया। अगर क्रॉनिक केस में हम देते हैं तो धीरे धीरे पता चलता है ठीक हो रहा है पेशेंट, नहीं हो रहा, जो पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं उसमें क्या चेंज आ रहा है पैथोलॉजिकल, अगर कोई केस है तो एक्यूट केस में ये बड़ा मजा आता है कि वो अगले दिन ही या कुछ मिनट में, अगले 1-2 दिन में ही उसका रिजल्ट सामने आ जाता है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट लगता है, एक राइट प्रिस्क्रिप्शन। मेंबर्स बताइए, कोई क्वेरी है आपका? जी तो ठीक है, तो वाइंड अप करते हैं। डॉक्टर किरण पाटिल सर को हैप्पी बर्थडे, इफ ही इज इन द ग्रुप, सब लोग उनको कर देते हैं हैप्पी बर्थडे लाइव। यस मैम, हैप्पी बर्थडे डॉक्टर सर। जी बर्थडे सर। बिल्कुल मैम, अच्छा याद दिलाया आपने। आज हमारे किरण पाटिल सर का बर्थडे है,
तो हमारी IHF फैमिली की तरफ से, हमारे सभी मेंटर्स की तरफ से उनको उनके बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं, और भगवान से प्रार्थना है कि भगवान उनको हमेशा स्वस्थ रखें और वो जीवन में खूब तरक्की करें। और डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रेस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर पूनम बत्रा मैम। बहुत ही बढ़िया केस था मैम, बहुत अच्छी लर्निंग हुई, बहुत सीखने को मिला। और इसी तरह आप अपने केसेस प्रेजेंट करते रहिए और अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज हम सबके साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू सर, तो आप सबसे बहुत ज्यादा सीखते हैं। नहीं मैम, हम भी आपसे बहुत सीखते हैं। और जो बड़े रहते हैं, मतलब सीनियर रहते हैं, उनका बहुत मॉरल सपोर्ट भी होता है सबके लिए। जो नए बच्चे रहते हैं या अभी सीख रहे हैं, एक्सपीरियंस उतना नहीं है, तो उनके लिए मतलब मॉरल सपोर्ट बहुत ज्यादा रहता है। तो आप लोग तो हमारा मॉरल सपोर्ट हो, और आप सभी के सहयोग से और आशीर्वाद से हम अपनी एक्टिविटीज को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये फ्रूटफुल होता रहे सबके लिए, प्रैक्टिस में हेल्प मिलता रहे और सब ग्रो करते रहे। तो इसी नोट पे हम आज की इस शानदार VC को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आप सबसे थैंक यू मुलाकात मैम, होगी थैंक हमारी। यू सर। थैंक यू ऑल, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक सर। यू मैम। मैम एंड गोविंद सर। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू ऑल।